मुझे बुलाया मालिक? हाँ विनोद, हमें तुमसे एक जरूरी बात करनी है। हमारा एक बहुत जरूरी काम है, करोगे ना? मालिक आप बस हुक्म फरमाइए, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। बहुत खूब, हमें तुमसे यही उम्मीद थी। अब देखो, मेरे लिए तो तुम और चंदन एक समान हो, पर आज वो मुसीबत में फंस गया है और तुम ही उसको बचा सकते हो। क्या हुआ चंदन भैया को? दरअसल बात यह है कि चंदन को पुलिस गिरफ्तार करके ले गई है किसी छोटे से केस में। मैंने उसको छुड़ाने का बंदोबस्त तो कर लिया है, लेकिन पुलिस के सामने किसी और को उसका जुर्म कबूल करना पड़ेगा। तो हमें लगा तुमसे ज्यादा भरोसेमंद आदमी कौन होगा। पर मालिक, तुम इतना मत सोचो, छोटा सा केस है। मैं सुबह ही अपने वकील से कह के तुम्हारी बेल करवा दूंगा और तुम्हारे घर 5 लाख का मुआवजा भी भिजवा दूंगा। भेंट के तौर पे रख लेना, तुम्हारा भला भी हो जाएगा और हमारे खानदान की इज्जत भी बची रहेगी। विनोद ठहरा सीधा साधा इंसान। गरीबी के चलते वो लालच में पड़ गया और आपकी बात मानने पे मजबूर हो गया। बेचारा और करता भी क्या, अपनी माली हालत से मजबूर होकर उसने आपके बेटे का जुर्म अपने सर ले लिया और जेल चला गया। आपने उसे जेल से छूट के वापस नौकरी पे रखने का वादा किया था, लेकिन आपने अपनी जुबान नहीं रखी। ना तो उसके घर पर वो रुपए भिजवाए, ना ही उसके माँ बाप की खोज खबर ली। 3 साल तक वो गांव वालों की जिल्लत और गरीबी की मार खाते रहे। जब विनोद 3 साल बाद जेल से छूटा और उसे ये सब पता चला, वो सीधा आपकी हवेली पे आ धमका। मालिक, विनोद तुम? मालिक बाबूजी की तबीयत बहुत खराब है, उनका तुरंत इलाज करवाना पड़ेगा, हमारा पैसा दे दीजिए। तुम्हारे जेल जाते ही हमने 5 लाख रुपए तुम्हारे घर भिजवा दिए थे। अब क्या तुम्हें और पैसों का लालच आ गया है? ये कैसी बात कर रहे हैं आप? मेरे घर कोई पैसे नहीं पहुंचे, घर की हालत बहुत खराब है। आप अभी के अभी मेरे मुआवजे की पूरी रकम दे दीजिए। तेरी ये हिम्मत, हमसे धोखाधड़ी करने की कोशिश करता है? निकल जा यहाँ से, इससे पहले कि मेरा हाथ उठ जाए। धोखा तो तुमने मुझे दिया है। पहले मुझे झूठे केस में फंसाया और मेरी बेल नहीं कराई। मेरे घर वालों को कितनी जिल्लत झेलनी पड़ी तुम्हारे बेटे की वजह से, और अब मेरा पैसा छीन रहे हो। एक बात कान खोल कर सुन लो, मैं चाहूं तो अभी बड़े साहब को जाकर सब सच बता सकता हूं। गांव भर में तुम्हारी बची खुची इज्जत भी चली जाएगी और तुम्हारा ये नालायक बेटा भी जेल चला जाएगा। सीधे तरह से मुझे मेरा पैसा और नौकरी वापस कर दो, वरना अच्छा नहीं होगा। विनोद की धमकी से आप डर गए। आपने उसे पैसे देकर वापस भेज तो दिया, लेकिन आपके दिमाग में डर बैठ गया कि अगर विनोद ने गांव में सच बता दिया तो आपकी झूठी शान मिट्टी में मिल जाएगी। इसलिए उसके जाने के बाद आपने चंदन से कहकर उसे रास्ते से हटा देने का बंदोबस्त कर दिया। उसी रात चंदन और आपके नौकर कल्लू ने मिलकर विनोद को जान से मार डाला। जब इतना सब जान ही लिया है तो ये भी सुन लीजिए। ये सच है कि मैंने विनोद पे जुर्म कबूलने को मजबूर किया था, जिससे कि मेरी खानदानी इज्जत बनी रहे। अब क्या करें, जब औलाद ही ऐसी निकले तो आदमी और क्या कर सकता है। अपनी खानदानी इज्जत को अपने बेटे की छोटी सी नादानी से कैसे बर्बाद होते देख सकता था। मैं मानता हूं मैंने चंदन को बचाने के लिए विनोद को इस केस में फंसाया, पर मैं अपनी जुबान का पक्का हूं। अपने वादे के मुताबिक मैंने उसके घर 5 लाख रुपए भिजवा दिए थे, इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि मैंने अपना वादा पूरा नहीं किया। विनोद के मन में पैसे का लालच आ गया था। जिस दिन वो जेल से छूट के आया, मैंने उसे दोबारा 5 लाख रुपए दिए। मैं इतना नीचे नहीं गिर सकता कि उसका खून करवा दूं। आपका ये इल्जाम सरासर गलत है। विनोद वो पैसे लेकर गायब हो गया। ठाकुर साहब, विनोद मर चुका है। ये रही फॉरेंसिक डीएनए रिपोर्ट, जो हमने उसके पिता और उसके कंकाल के डीएनए से मैच की है। वो कंकाल किसी और का नहीं, बल्कि विनोद का ही है। आपके ड्राइवर कल्लू और कीरत की बीवी जमुना के स्टेटमेंट भी हमारे पास है, जिसमें उन्होंने विनोद की हत्या के लिए आपके बेटे के खिलाफ बयान दिए हैं। कल्लू ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। ठाकुर साहब ये सब सुन के हताश होकर बैठ जाते हैं। साठे, कुछ लोगों की टीम को तुरंत शहर भेजो और चंदन को गिरफ्तार कर सीधे थाने लाओ। जी साहब। ठाकुर साहब, अब तक आप चंदन को कई बार बचा चुके हैं, लेकिन अब अगर आपने कुछ ऐसा किया तो मुझे आपको भी गिरफ्तार करना पड़ेगा। अगर चंदन यहां आए तो बेहतर यही होगा कि आप उसे पुलिस के हवाले कर दीजिए। उधर इंस्पेक्टर विजय के केबिन में। सर, उस कंकाल की गुत्थी तो सुलझ गई, अब बस ज्योति का पता लगाना है। कुछ सवाल अभी भी अनसुलझे हैं। विनोद के फॉरेंसिक रिपोर्ट में 2 तरह की मिट्टी क्यों पाई गई? कल्लू और जमुना के बयान से तो
विनोद को 2 साल पहले ही इमली के पेड़ के नीचे दफना दिया गया था। फिर ज्योति ने उस रात विनोद का खून होते हुए कैसे देखा? आखिर एक ही घटना एक ही जगह पे 2 अलग-अलग समय पे कैसे घट सकती है? अब हरिलाल के घर पे काफी रात हो चुकी थी। हरिलाल सोने की कोशिश कर रहा था, तभी उसे बाहर से छन छन की आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई औरत उसे पुकार रही हो। वो उठकर खिड़की से बाहर देखता है तो उसकी आवाज हलक में अटक कर रह जाती है। बाहर आंगन में कोई साया घूमता हुआ नजर आता है। ये तो वही औरत ज्योति है। लेकिन इस बार वो पहले जैसी नहीं लग रही थी। हरिलाल की सांस जैसे उखड़ जाती है। सर्द मौसम में भी पूरा बदन पसीने से तरबतर हो जाता है। ज्योति बाहें फैलाए उसके आंगन में खड़ी होती है। वो हरिलाल को इशारे से अपने पास बुलाती है। हरिलाल को जैसे कोई सम्मोहन हो गया हो। वो उठकर दरवाजा खोल के बाहर चला जाता है। कहानी